मेरी बेटी मैं डॉक्टर हूँ। मेरी 18 साल की एक छोटी सी बेटी। जब मेरी बेटी ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसके कॉलेज में हूबहू उसकी शक्ल की एक लड़की ने भी एडमिशन लिया। जब मैंने उस लड़की को पहली बार देखा तो मैं हैरान रह गया। वह लड़की मेरी बेटी की जैसी ही दिखती थी। इतनी समानता तो जुड़वा बहनों में ही हो सकती थी। परंतु मेरी बेटी ने तो एक ही संतान को जन्म लिया था। जब मैंने सच्चाई का पता लगाया तो मेरे होश उड़ गए। इंटर की परीक्षा पास पर नालिमा ने जिस कॉलेज में प्रवेश लिया, इत्तेफाक से उस लड़की की हमशक्ल ज्योति के नाम की एक लड़की से भी कक्षा में दाखिल लिया। शुरू शुरू में तो लोग समझते रहे कि दोनों सगी जुड़वा बहनें होंगी, परंतु जब धीरे धीरे पता चला कि ये बहनें नहीं तो तभी सभी को आश्चर्य हुआ। लोगों के आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब ज्योति बताया कि इस वर्ष से ही कानपुर में यहाँ आई और नानिमा को जानती तक नहीं। इस चर्चा के कारण दोनों गहरी मित्र बन गई। ज्योति तो बहुत मेधावी व चंचल थी, परंतु नालिमा थोड़ी संकोची व अपने सुगड़े सिमटी ज्योति जीवन के भरपूर सिलोरे लेती नदियों की लहराती बहती दिखती थी। वही नालिमा शांत स्थिर जल के समान थी। वही अंतर दोनों बहनों का भेद रख सकता था, वरना यदि ये दोनों का समान वेशभूषा व समान बालों को बनावर कर रखा दिया जाता तो उन अभिभावक तक धोखा खा सकते थे। धीरे धीरे यह बात उन घरों तक भी पहुंची। नलिनी के घर में कोई तवज्जो न दी गई। हंसी हंसी में बात उड़ गई। शायद बीबूला की स्मरण शक्ति की धुएं पड़ चुकी थी। वकील साहब यानी नालिमा के पिता ने एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। वैसे भी ये बेटियों के महत्व ही कब देते थे, किंतु ज्योति के पिता डॉक्टर प्रसाद ने जब यह सुना तो वह थोड़ा ताज्जुब हुआ। चूंकि उनकी एकमात्र संतान ज्योति ही थी, वो उस दुनिया की खुशियों का इतना अधिक ख्याल रखते थे कि उसकी छोटी छोटी बातों को भी पूरा करके उन्हें संतोष मिलता था। पत्नी नवजात शिशु को जन्म देती ही दुनिया से चल बसी थी। वो 80 बच्चों को छुपाए रहे। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनकी सारी खुशियां ज्योति के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। ज्योति के कॉलेज में वार्षिकोत्सव का था। डॉक्टर प्रसाद हमेशा की भांति वहां गए। ज्योति अपनी सहेली नलिना को अपने पिता से मिलवाने ले गई। नलिना जे दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। डॉक्टर प्रसाद तो यह समानता देख ठके से रह गए। वे एक टकाटक निहारते रहे। यह देख ज्योति उनकी आंखों के आगे हाथ से पंखा करती हंसती हुई बोली, पिताजी कहाँ खो गए हैं? नहा बिल्कुल मेरी तरह। वे मानो उसको देखते हुए उनकी शुद्ध बुद्ध सच भर को खो बैठे थे। समानता होते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? संकुचताते हुए वो बोली, नलिनी। तुम्हारे माता पिता भी आए हैं? नलिनी दुखी स्वर से बोली, नहीं। क्यों नहीं? क्यों पता नहीं, शायद दिलचस्पी नहीं ली है। वे एक कटु मुस्कान छोड़े उसे पुचकारते हुए स्वर से बोले, अच्छा बेटा जाओ। ज्योति नलिना का हाथ पकड़ के उछलते कूद छात्राओं की पंक्ति में जाकर बैठ गए। डॉक्टर प्रसाद कार्यक्रम तो जरूर देख रहे थे, पर उनका ध्यान कहीं और दूसरी ओर था। बैठे बैठे उन्हें ध्यान आया कि नालिना के घर का पता व फोन नंबर पूछना तो भूल ही गए। जो ही समारोह समाप्त हुआ, उनकी बेटी ज्योति पास आई और बोली, पिताजी नालिना को भी ले चले उसके घर पर। छोड़ देंगे क्यों? उसका घर के से उसे लेने कोई नहीं आया? ऐसी बात नहीं है। उसका भाई आया होगा, परंतु मैं उसका घर देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। नालिनी का भाई सच में मोटरसाइकिल लिए खड़ा था, परंतु ज्योति ने हट कर के अपने हाथ साथ कार में बैठा लिया। नलिनी जी कुछ ना बोली। इसी बहाने डॉक्टर प्रसाद ने भी उसका घर देख लिया। वह उतरने लगी तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे यहाँ फोन है? घर पर नहीं है पिताजी, ये दफ्तर में है। जरा नंबर बताना। डॉक्टर प्रसाद ने जेब से छोटी सी डायरी निकाली और नंबर नोट किया। नमस्ते का धन्यवाद करके नलिनी घर में चली गई। डॉक्टर प्रसाद पर रात भर ठीक से सो ना सके। बड़ी उथल पुथल सी उनके हृदय में मची रही। दो लड़कियों की शक्ल सूरत व उम्र की इतनी समानता देख के वो सुविधा में पड़ गए। अगले दिन उन्होंने नलिना के पिता को फोन किया। उन्होंने फोन पर ही अपना पूरा परिचय दिया और पूछा, क्या आपकी बेटी नलिना का जन्म 4 जनवरी 1974 को कानपुर के भारत अस्पताल में हुआ था? उधर वकील साहब का स्वर गूंजा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तारीख और सर मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि मेरे बेटे की जन्मतिथि भी वही है। समय में बता देता है। रात के करीब 12:10 थे। रात में डॉक्टर प्रसाद फोन करके चकित हो उठे। इसी समय में आसपास तो उनकी बेटी भी पैदा हुई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभी तक किस्से कहानियों में ही ऐसी बातें पढ़ने को मिलती थी, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसे हो सकता है? उनकी जिज्ञासा वैज्ञानिक मन या मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि
काठी के चेहरे मोहरे में 2 लड़कियां व भिन्न परिवारों के में पैदा हो सकती हैं। डॉक्टर प्रसाद बड़े चुपचाप से रहने लगे, कहीं खोई खोई से घंटों सोचते रहते, पर कोई निष्कर्ष से निकालने में सफल न हो पाते। ज्योति भी पिता की इस स्थिति से अनभिज्ञ नहीं थी, परंतु उनके दुख व चिंता का कारण भी वही समझ न पा रही थी। एक दिन पिता के गले झूलते हुए बोली, क्या मुझसे कोई गलती हो गई पिताजी? नहीं बेटा, फिर आप इतना गुमसुम क्यों रहते हैं? मुझे आप पर इतना गंभीर होना बहुत खलता है पिताजी। डॉक्टर प्रसन्न बेटी के गाल थपथपा कर हंस दिए और बोले, बेटा तुम अपनी सहेली को इतवार को के दिन घर ले आना, हम सब बैडमिंटन खेलेंगे। ज्योति खुशी खुशी चली गई। डॉक्टर प्रसन्न का वैज्ञानिक दिमाग कुछ परीक्षण कर लेना चाहता था। इतवार को गाड़ी ले ज्योति अपनी सहेली के घर उसे लाने गई तो डॉक्टर प्रसाद लॉन में ही बेचैनी में टहलते रहे और सोचते रहे। अपनी परीक्षा के विषय में इंतजार में घड़ियां बीत रही थी और ज्योति कहीं अता पता न था। अंत में गाड़ी बंगले में दाखिल हुई थी, परंतु क्या था, नरेना तो उनके साथ नहीं थी, या तो कोई और ही लड़की थी। ज्योति को क्या मालूम कि उसके पिता के दिमाग में क्या गूंज रहा है। वह उसकी सहेली को लाने को बोले थे, उस पर बड़ी शान से बोलनी, चलिए अब खेलते हैं गीता बेजोड़ और बैडमिंटन में। डॉक्टर प्रसाद इस पर क्या बोलते, उनको तो तीर खाली चला गया। वह धीरे से बोले, और वह तुम्हारी सहेली का क्या नाम बताया था? मोनालिमा, उसे क्यों नहीं लाई? ज्योति हंस दी, पिताजी उसे खेलने में विशेष दिलचस्पी नहीं है। डॉक्टर प्रसाद ने मन ही मन उस अपने को कोसा, चूंकि वो बेटी के से वादा कर चुके थे, इसलिए बड़े मरे मन से बैडमिंटन खेलने लगे। बच्चों के साथ खेलते खेलते थोड़ी देर को व्यस्त हो में भूल गए अपनी परीक्षा व परिणाम और उनके साथ नोकझोंक करते खेलने लगे। एक दिन इत्तेफाक से नालिमा स्वयं अपने भाई के साथ डॉक्टर प्रसाद की क्लिनिक पहुंच गई। उसके गाल में सूजन आ गई थी, अंदर की दाढ़ काफी दर्द था। डॉक्टर प्रसाद को तो मानो बिना गलाल पेट के परीक्षण करने का सुराग हाथ लग गया था। कहाँ तो उन्होंने सोचा था कि ज्योति जब नालिमा को लेकर घर आएगी तो एक बहाना होगा, वास्तव में तो उसका दंत परीक्षण मजाक में कट अपनी शंका दूर करेंगे। उन्होंने नालिमा को मुख खोल कर परीक्षण किया, उसका इलाज तो किया ही था ही, यह नोट किया कि नालिमा के पीछे संपूर्ण दांत न होकर केवल 2 ही दांत था। सुबह होने ज्योति को बुलाया और उसका दांत परीक्षण किया। वो दांत दंग रह गए कि उसके भी केवल 2 ही दांत थे। उन्हें विश्वास हो गया कि ज्योति व नालिमा दोनों जुड़वा ही है। जरूर किसी ने बीच में शरारत की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी एक बेटी किसी ने चुराई हो। उनका मन का व्याकुल हो उठा। डॉक्टर प्रसाद तो अपनी पत्नी के प्रस्ताव के 8 माह पूरे ही विदेश चले गए थे। उन्हें तो जब पत्नी के निधन का समाचार मिला था तब भागे चले आए थे। उनकी भी जिज्ञासा उनके कानपुर खींच ले गई। उन्होंने अस्पताल में सारी रिपोर्ट निकलवाई, परंतु स्वर रिकॉर्ड में तो एक भी बच्चा हुआ लिखा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न नालिमा का रिकॉर्ड देख लिया जाए। पहले तो अस्पताल के कर्मियों ने इनकार कर दिया, परंतु डॉक्टर प्रसाद को वहाँ वर्ल्ड के डॉक्टर मल्होत्रा डॉक्टर बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा सुनकर नालिमा का रिकॉर्ड निकलवा दिया। विपुला के 2 जुड़वा बच्चे होने का रिकॉर्ड था, साथ में यह भी लिखा था कि एक ही नाल से दोनों बच्चे जुड़े थे। उन्होंने देखा वजन के साथ एक बच्चे का वजन स्वस्थ बच्चे के वजन के बराबर काट कर लिखा गया था। यह बात वह समझ ना सके कि आखिर एक ही नाल में जुड़े बच्चे के वजन से इतनी असमानता कैसे, जबकि जुड़वा बच्चों का वजन जन्म से समय एक ही स्वस्थ बच्चे जितना नहीं होता। ऊपर से लड़के का वजन काट कर लिखा हुआ था, यही नहीं मात्रा भी थी, मानो भूल से लड़की लिख दिया गया हो। उन्होंने फिर अपनी फाइल देखी, कहीं कुछ कटा पिटा तो नहीं। अपने दिमाग में दौड़ाकर भी नहीं, बेटी को बेटा करने या लड़का को लड़की करने का सही काटना पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो चुपचाप घर लौट आए। पहली हल नहीं हुई थी। यदि ज्योति नालिमा की बहन थी तो उनका बच्चा कौन था, वह कहाँ गया? उनकी उत्सुकता इतनी तीव्र थी कि रात दिन सोचते ही रहते थे। नालिमा ज्योति से मिलने अक्सर आ जाती। उसे बड़ा आनंद आता जब डॉक्टर प्रसाद उन दोनों को साथ गपशप में व्यस्त हो जाते। एक दिन डॉक्टर ने नलिनी का ज्योति से खून का परीक्षण किया। दोनों के कार्डियोग्राफ, उंगलियों ने चिन्ह, विभिन्न अंगों के एक्सरे, कानों के पर्दे, आंखों के अंदर की नसें और फोटो ले डाली। ज्योति ने हंसते हुए कहा, नालिमा पिताजी आज शायद देखना चाह रहे हैं कि हम किसी गंभीर रोग से पीड़ित दोनों होने वाले तो नहीं है।
उन्हें अब यह सब करने में मजा आ जाता है। डॉक्टर प्रसाद ने जितने ही परीक्षण किए उनसे यही साबित हुआ कि दोनों लड़कियां जुड़वा बहन नहीं है। वे दुनिया दुविधा में डूबे सोच रहे थे कि अमित अंतिम व मान्य प्राप्त परीक्षण रह गया है। यदि वह परीक्षण मोहल्ला कट के करेंगे तो हो सकता उनकी ज्योति से हाथ ना धोना पड़ जाए, और यदि लड़कियों को मूर्ख बनाकर करना चाहेगा तो ये तैयार ना होगी। किसी सूरत में परीक्षण भी तो अजीबोगरीब था। यदि लड़कियों को राजी करना वे प्रयत्न करते हो तो वे इन्हें पागल ही समझेगी। किसी घायल व्यक्ति को अगर मांस कहीं से उखड़ जाए तो उसी की जांच का मांस उस स्थान पर लगाया जाता है, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति का मांस काटते स्थान पर लगाने से वह सूख जाता है। यहाँ तक कि उस घायल व्यक्ति के माँ बाप भाई बहन का मांस भी काम नहीं दे सकता, सिर्फ जुड़वा भाई बहन का मांस काम दे सकता है। अब इस परीक्षण के लिए भला जवान लड़कियां कहाँ से तैयार होती। डॉक्टर प्रसाद ने सोचा, सारे परीक्षण अभी तक पच में गए हैं, फिर यह इस पर परीक्षण को लेकर आशंका को शंका बना देने देना कोई अक्लमंदी नहीं। वो जान गए थे कि दोनों लड़कियां एक ही मां की है, परंतु एक पक्ष खड़ा था कि उनका बच्चा कहाँ गया। क्या किसी ने बच्चे बदल दिए? पर क्यों? यह प्रश्न वो मुलझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ज्योति देखने में सुंदर स्वस्थ बच्चे के रूप नहीं थी और अपने यौवन से चढ़ते और भी निखर गई थी। लंगड़ी लूली गूंगी काली, कोई तो दोस्त तो नया था, फिर किसी ने क्यों बदला? वे इस गंभीर प्रश्न में उलझते हुए थे कि उनमें से एक मित्र ने टोका, क्या बात है प्रशांत, कुछ परेशान से दिखते हो? कोई स्त्री अपना बच्चा किसी दूसरे से किन किन कारणों में बदल सकती है? उनके मित्र ने मुकटता का जवाब दिया, अपने भारतीय समाज में सबसे प्रमुख व पहला कारण तो लड़का है, जिसे पाने के लिए वो पूरा वाक्य न कह पाए थे। तो डॉक्टर प्रसाद बोली, धन्यवाद, तुमने मेरी गस्ती सुलझा दी। डॉक्टर प्रसाद के दिमाग में बिजली सी रौन गई। रिकॉर्ड पर लिखी स्थिति उन्हें याद हो गई, जिसमें लड़के शब्द के ऊपर ही मात्रा कटी थी और वजन में भी कटकर सामान्य बच्चे का लिखा गया था। उन्हें विश्वास हो गया कि जरूर दाल में काला है, परंतु फिर एक दुविधा थी कि नलिना के पिता एक प्रतिष्ठित वकील है, जिनके पास न धन की कमी है और न ही श्रद्धा की। डॉक्टर प्रसाद एक दिन बिना बुलाए मेहमान की तरह नलिना के घर पहुंच गए। वकील साहब परिवार घर पर ही थे। नलिना ने उनके साथ ज्योति को न देखकर पूछा, चाचा जी ज्योति नहीं आई? वे हंसकर बोले, नहीं बेटे, घर से थोड़ी ही आ रहा हूँ, मैं तो सीधे क्लिनिक बंद करके तुम्हारे घर आ धमका हूँ तुम्हारे साथ की चाय पीने। उनके इतना खुलकर बोलने से सब हंस पड़े। वकील साहब बोले, चाहे कि कुछ और भी पीना चाहे तो वह भी पी मिलेगा। उन्होंने बड़ी शिष्टता से इशारा समझाते हुए कहा, क्षमा करें, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं पीता। विपुला भी भ्रष्टाचार आकर बैठ गए। वकील साहब के बच्चे ने बारी बाटी में आकर नमस्ते की तो पूछ बैठे, इनकी इससे जुड़वा कौन है? इन अकस्मात लिए गए प्रश्न का विपुला चौक सी गई। नलिना की भी ताज्जुब से पड़ गई, क्योंकि उसने कभी ज्योति से अपनी जुड़वा भाई होने की ये बात कही ही नहीं थी। नलिना और यह मेरा बेटा दीपक, ये दोनों जुड़वा हैं। वकील साहब मुस्कुराते हुए बोले। डॉक्टर प्रसाद ताज्जुब से देख तो रहे थे, पर विचलित नातिक न हुए। बेटे की ओर वह टकटकी लगाए देखते रहे। बिल्कुल चेहरा मोहरा नाग नक्शा उनके जैसा ही था। एक विचित्र की तरंग उनके हृदय में दौड़ गई। परंतु समान स्वर के बोले, वकील साहब, लोग कैसे जाने कैसे हैं, बच्चों की अदला बदली करने में शर्म नहीं महसूस करते। एक लड़के के लिए लोग दूसरे का बच्चा चुरा लेते। वकील साहब, जो वास्तव में कुछ भी ना समझने की स्थिति में थे, मेहमान की कहा में हाँ मिलाते बोले, हो सकता है साहब, इस दुनिया में कुछ भी असंभव है। संभव नहीं वकील साहब, ऐसा हुआ है कि एक हमारे पास ऐसा है जिसमें मैं चाहूँ तो एक दंपत्ति को जेल में सलाखों के पीछे पहुंचा सकता हूँ, पूरे प्रमाण के साथ। डॉक्टर प्रसाद कुछ ज्यादा जोश में आ गए थे। विपुला को तो बिजली का करंट सा लगा, वह सुन्न सी पड़ी गई। वकील साहब को तो जोश में से कोच की जिस तरह सुनते और कहने की आदत सी थी, वो प्रभावित बने देखते रहे। डॉक्टर प्रसाद शायद अपने को तब तक काबू कर चुके थे। वो ये मुलायम पड़ते रुखी हंसते हुए बोले, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह कहते हुए उन्हें चिचक विधि विपुला पर डाली, जो सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उनके जाने के बाद वकील साहब विपुला से इतना भर बोले, डॉक्टर प्रसाद ऐसा कह रहे थे,
मानो उनका कटाक्ष हम पर ही हो। विपुला पति के मुंह से यह सुनकर भी डट गई। उनका अनुमान अब और पक्का हो गया। डॉक्टर इशारे में उनको कह रहे थे। स्थिति निहार सी विपुला कुछ भी न बोल पाने की स्थिति में जा बैठी थी। वहीं बैठी रही। उसकी आंखों के आगे अपना अतीत साकार हो उठा। नामी वकील जगन्दा प्रसाद की पत्नी बनने की पूर्व विपुला कितनी चंचल थी, किंतु उसकी हंसी, उसका अड़कता शादी के 7 फेरे के बीच ही शायद स्वाहा हो गई थी। ससुराल में एक ही चक्कर के बाद किसी ने मायके में उसे हंसते खिलखिलाते बात पर उलझने की देखा। जगदम्बा प्रसाद की टिपकार व्यक्ति के आगे एक इतनी अग्नि होती चली गई कि वो धीरे से उनका अस्तित्व ही विलीन हो गया। जगदम्बा प्रसाद के बुनियाद को पर कई बार उसके मन में आया कि छोड़ कर मायके चली जाए। हर बार माँ उसे ऊंच नीच समझा और अपनी असमर्थ जता वापस भेज देती थी। जब प्रथम से कन्या हुई तो विपुला पति की आंखों में उतरे क्रोध व शोक देखकर कांप उठी। वकील साहब उपस्थिति विजनों के सम्मुख तो कुछ न बोले, किंतु एकांत पाते ही दांत पीस विपुला को यह जताना न भूले लड़की ही पैदा करनी थी। विपुला के नेत्रों के आंसू दबदबाए हुए वह चुपचाप मुंह दूसरी तरफ कर खिसकने लगी। दूसरी बार प्रस्ताव कक्ष में से बस सरबती भी विपुला के साथ ही थी। नवजात शिशुओं के रुदुद के बीच ही सरबती का चेहरा लटक गया था। उसका मुख देख ही विपुला का चेहरा ब्याह पड़ गया था। परिमाण तो बरस्ती के चेहरे पर परिलक्षित था, किंतु फिर भी उसका भारी निगाह सरबती पर डाली थी। सरबती अटक अटक कर बोली थी, मालकिन अब तो आपके तो दोनों जुड़वा बेटियां हैं। विपुला पर तो मानो वृक्ष गिर पड़ा। यह उसकी ओर जीवन दान मांगती ही इतना भर कह पाई। सरबती कुछ सोच के वह बर्दाश्त न कर पाएंगे और वह बेहोश हो गई। सरबती विपुला के दर्द और घाव को समझती थी, पर अनपढ़ गरीब किस बल उसका असहाय भांति उसको जो सूझा उसने किया। विपुला को अंडे भर बाद होश आया तो वकील साहब को तनी के चंटू का प्रसन्न देख फटी आंखों से चारों तरफ निहारने लगी। कहीं प्रस्ताव तो नहीं देख रही या इतने वर्ष तक अपने पति को भी भली भांति न जान सकी। इतने में वकील साहब तन कर बोले, देखना बेटे को बैरिस्टर बनाऊंगा। बैरिस्टर व चौकी मानो पुलिस की दुनिया में वास्तविकता में आ गई। वकील साहब ने बेटे को उसकी बगल में लिटा दिया। विपुला को कांपते हाथ अन्यास ही बच्चे की मिश्र पर चले गए। वह मुख ठगी की संगत सरबती की ओर ताकने लगी। थोड़ी देर बाद वकील साहब घर चले गए थे। विपुला ने दोनों हाथों को कंगन उतारते सरबती के सारे के पास बुला पहना दिए और फफक कर रो पड़ी। सरबती ने धीरे से बताया था कि चिंता करो बहूजी, एक डॉक्टर के बेटा हुआ है, उससे बदल लिया है। उसके पास बड़ी देर तक सरबती खुसुर कट बताती रही अपनी वीर कथा की कैसे नर्स को लोभ दिखाकर उसे असफलता मिली। विपुला सुन तो रही थी, पर पीड़ा भी उसे हरी उतर कर पर फिर भी सरबती की कृतज्ञता कि जिसने अपने गले में पड़ी सोने की चैन तुरंत नर्स के हाथ में रख दी थी। अचानक विपुला को वकील साहब ने जोरों से झंझोरा तो उसकी मुद्रा टूटी व घबरा कर खड़ी हो गई। वो बोली, तुम अभी तक यहीं मुंह लटकाए बैठी हो। विपुला अपना सिर पकड़ लिया बिना कहे वहां से चल दी। नारिना से पूछा, माँ फिर से सर्द है? दीपक ने भी कहा, मैं सीट दवा। विपुला इंकार से सिर हिलाती एक लंबी सी चीख बोली, मुझे अकेला छोड़ दो, कोई बात मत करो माँ। पर माँ खाना खा तो लो, दीपक ने कहा। तो विपुला सुन से देखती हुई बोली, भूख नहीं है। इतना कह विपुला कमरे में सोने चली गई। नींद उसे कहाँ आनी थी। वह आंखों में आंसू भरे करवटें लेती रही, कभी अपनी कार्यता पर टोली तो कभी अपराध बोध स्वस्थ कर देती। हाय, क्यों इतना भय समा गया था? किसी की कोख से बेटा छीन लेने का जो अपराध किया है उसमें तिल जलती ही रही हूँ। कोई सुख नहीं पाया। इतने वर्षों तक घुट कर जीती रही, पर अपने को कभी माफ नहीं कर पाई। अपने ही नजर में जब व्यक्ति गिर जाए तो उसका जीना मरना एक समान होता है। अगले दिन विपुला नानी से ज्योति के घर पता पूछती चली गई। उसे देखते ही डॉक्टर प्रसाद व्यंग से मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ आज आप में से कोई यहाँ दोनों पति पत्नी आओगे जरूर। इस कारण से मैं क्लिनिक बनकर घर में बैठा था।
फिर लंबी सांस छोड़कर गंभीरता ओढ़ ली। गई है आप, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विपुला सिर झुका अपराधी की भांति कुछ छल सूखे होठ चाटती रही। हादसा फूट फूट कर रो पड़ी। रदुल थमा तो बोली, डॉक्टर साहब मैं आपकी अपराधीन हूँ, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। मैंने अपने स्वार्थ के कारण आपका बेटा छीना है। विश्वास कीजिए यह कदम ने मेरी बेटे के भेद के कारण नहीं बल्कि अपने पति के भय से उठाया था। फिर भी कुछ भी हो, मैंने यह अपराध किया तो अपने स्वार्थ के ही लिए ना, इसलिए सजा मिलनी ही चाहिए। यह सच है कि ज्योति मेरी ही बेटी है और दीपक आपका बेटा है। मैं स्वीकार करती हूँ, मजा भोगने को भी तैयार हूँ। उसने अंतिम वाक्य संजल नेत्र ऊपर उठा सीधे उनकी आंखों को झांकते हुए कहा। डॉक्टर प्रसाद फिर से चुप रहे। वह आगे बोली, आप अपना दीपक दावा कर ले लीजिए जी, क्यों आज पति का भय नहीं रहा। आज भी, परंतु उसको सहने की ताकत मुझ में पैदा हो गई है। जोर दे निर्भुकता के बोली विपुला। ज्योति जिसने सब कुछ समझ लिया था उस कमरे में ओढ़ने उसके सामने आते हुए बोली, पिताजी मैंने आपको बहुत दुख दिया। इतना कहकर पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर प्रसाद अचकता गए। इसकी स्थिति को तो उन्होंने कल्पना भी न की थी। उन्होंने उसे उठाते हुए ताज्जुब से पूछा, तू कब गले से आई? छी छू बेटिए, पाँव नहीं छोड़ती, तू रो क्यों रही है? पगली तेरे बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। उसे दिलाते हुए समझाते बोले, तू तो मेरे शरीर का हिस्सा है। ज्योति मैं दीपक लेकर क्या करूंगा? जब ज्योति ही नहीं होगी तो सचमुच मेरी ज्योति। इस यह कहकर उन्होंने उससे सिर पर स्नेह से चपत लगाई और कहा, तू दुखी मत हो, या हम यह शहर छोड़ देंगे और जल्लाद नहीं हो जो तुझे ऐसी जगह झोंक दू जहाँ बेटियों को जन्म का भय समाया हो। तू तो मेरा बेटा और बेटी दोनों ही है। नहीं पिताजी, मुझे पता है आप मुझे मानसिक रूप से असुरक्षित नहीं देखना चाहते हैं, पर मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? मैंने आज तक बहुत लाड़ प्यार और दुलार आपसे पाया है। यद्यपि मैं आपको खोना नहीं चाहती, पर आपको बेटे व से वंचित रखना है। चुप जोर से बीच के उन्होंने टोका, बहुत बोलने लगी है। विपुला आगे बढ़कर ज्योति से आंखें मिलाने का साहस ना कर सकी। गले लगाना तो दूर रहा। बोली, डॉक्टर साहब मैंने आप जैसे महान व्यक्ति के साथ धोखा किया, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मैं दंड ही अधिकारी हूँ। इतना कहकर फिट होने लगी। डॉक्टर प्रसाद को विपुला का क्रोध तो आ रहा था, पर वे उसे सजा भी नहीं देना चाहते थे। कुछ चिढ़ कर बोले, जानती है आपको भय तब क्यों नहीं लग रहा था क्योंकि आप मोह में फंसी थी, और आज अपराध बोध साथ आपकी अपनी देह ही ममता छूट गई, इसलिए भयभीत नहीं है। डॉक्टर साहब सही कहा आपने। आज मैंने जान लिया, जो मनुष्य भयभूष झूठा आचरण करता है वो पशु में भी बदतर है। डॉक्टर प्रसाद के चेहरे को कठोरता कुछ कम हुई। उन्होंने सोचा, सजा के बजाय क्षमा अधिक वीरता पूर्वक कार्य। क्षमा जो वीर पुरुष का भूषण है, उन्हें कुंडल और प्रियजन के लिए तो सभी त्याग करते हैं, जो दूसरों के लिए करे वो प्रशंसीय है। फिर अपकार का बदला अपकार नहीं बल्कि उपकार ही हो सकता है। जिस पौधे को उन्होंने खींच कर बड़ा किया था, नहीं उसके मुंह अत्यंत होगा। मैं भी किसी और नहीं, वही उन्हें अपना पाएगा। विपुला दोनों हाथ जोड़कर बड़ी निडरता से परिणाम जानने के लिए उनके आगे खड़ी थी। डॉक्टर प्रसाद बड़ी दृढ़ता से बोले, आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। अब आप जी जा सकती हैं, और हाँ, जो पहली आपने आज तक अपने तक सीमित रखी है आगे भी रख सकती हैं। मेरी ज्योति मुड़े प्राणों से प्यारी है। शायद आप मेरा अभिप्राय समझ गई होंगी। विपुला आश्चर्य से कुछ पल की ओर ताकती रही, फिर उनके सरल चरणों में झुक गई। डॉक्टर साहब आप सचमुच महान हैं।